नमस्कार मित्रों, ये वीडियो है सुपरफिशियल प्रॉस्पेरिटी यानी ऊपर ऊपर छल्ला, ऊपरी ऊपरी समृद्धि या विकास और अंदर से पूरा खोखला हो, इस तरह का। तो हम अक्सर ये पढ़ते आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, 1991 के बाद इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत बढ़ गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये हुआ, उसकी वजह से ग्रोथ रेट पहले 4% था, अब 6% हो गया, 8% हो गया वगैरह। तो वो आंकड़े अपने आप में सच है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, वो तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि आज से 20 साल पहले कितने लोगों के पास फ़ोन था, कितने लोगों के पास मोबाइल था, कितने घरों के में डीवीडी था, टीवी था, एलसीडी टीवी था, या तो रेफ्रिजरेटर था, या एयर कंडीशन था, या गाड़ियाँ थी। इतनी सारी गाड़ियाँ भारत में नहीं थी, इतने सारे मोटरसाइकिल भारत में नहीं थे। तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी स्टैटिस्टिक्स ले लो, पर कैपिटा ग्रेन कंजम्पशन, पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन, पर कैपिटा पेट्रोल कंजम्पशन, तो हर एंगल से हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है। तो मैं इसे सुपरफिशियल क्यों कह रहा हूं कि एक बहुत सामान्य एग्जांपल से शुरू करूं कि देश में 50 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, लेकिन कितने मोबाइल भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, या तो भारत के इंजीनियरों की कैपेबिलिटी है कि 10 करोड़ मोबाइल भी इस तरह के मैन्युफैक्चर कर सके आज की तारीख में, 6 महीने में, 1 साल के अंदर अपने बलबूते पे, वो नहीं है। मतलब वो मोबाइल मैन्युफैक्चर करेंगे तो एलसीडी इंपोर्ट करेंगे, अंदर का जो पीसीबी है वो इंपोर्ट करेंगे, चिप्स इंपोर्ट करेंगे, पर कहा जाए कि भाई इसमें एक एक चीज इंपोर्ट इंडिया में बनानी है। नेचुरल रिसोर्सेस ले लो जितने चाहिए, लोहा, एल्यूमिनियम, थोड़ा बहुत सिल्वर, थोड़ा बहुत गोल्ड, जितना चाहिए ले लो, और बाकी एक एक चीज यहाँ पे इंडिया में फैक्ट्री डाल के मैन्युफैक्चर बनानी है। और भले फिर ये 1500-2000 का मोबाइल 4000 में बने चलेगा, तो वो क्या 40,000 में भी 10 करोड़ मोबाइल बना सकते नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो टेलीकम्युनिकेशन का विकास है वो खोखला है, ऊपरी है, सुपरफिशियल है। इस तरह से देखो तो सुपरफिशियल प्रॉस्पेरिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल है दुबई। वहां हर एक आदमी के घर में एयर कंडीशन है, कारपेट है, बढ़िया घर है, उसके पास गाड़ी है, वहां पे 3G नेटवर्क भी आ गया, शायद अब 4G भी आ गया होगा। हर तरह की प्रॉस्पेरिटी वहां पे है, लेकिन वहां इंजीनियरिंग का ई भी उनको नहीं आता, और हर तरह से वो खोखला है। तो 3-4 क्वेश्चन आते हैं कि पहले तो इस खोखले विकास में प्रॉब्लम क्या है। भाई गाड़ी तो है ना मेरे पास, कौन बनाता है गाड़ी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मोबाइल तो है ना, बात तो कर सकता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है। मोबाइल मेड इन जापान है, मेड इन इंडिया नहीं है, तो जापान वाले बनाते हैं तो चलो उनका यूज करो, चाइना वाले बनाते हैं तो मोबाइल उनका यूज करो, क्या जरूरत है सब कुछ इंजीनियरिंग इंडिया में लाने की। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि ये प्रॉस्पेरिटी सारी की सारी खोखली है तो सस्टेन कैसे हो रही है। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक चल सकती है। यदि 20 साल से हम मोबाइल पिछले 5-10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियां इतनी आ रही है, कभी कभी गाड़ी इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है तो उसके स्पेयर पार्ट इंडिया में नहीं बन रहे होते, इंपोर्टेड होते हैं, तो बदले में हम कुछ ना कुछ तो एक्सपोर्ट कर रहे होते, वरना जो फॉरेन डेट है वो 300 बिलियन का, कब का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर क्रॉस कर गया होता। तो एग्जैक्टली ये जो खोखली प्रॉस्पेरिटी है उसका प्रकार क्या है और वो क्यों चल रही है। पहले तो खोखली प्रॉस्पेरिटी क्यों डेंजरस है, क्यों जानलेवा साबित हो सकती है, उसका मैं एग्जांपल दूंगा इराक का। इराक 1990 में एक बहुत ही समृद्ध देश था। 1990 में उस समय हर एक आदमी के घर में टीवी था। उस समय टीवी बहुत बड़ी बात थी, 1990 की बात कर रहा हूँ। हर एक आदमी के पास वीसीआर था, उस समय वीसीआर भी बहुत बड़ी बात थी, उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय ये डीवीडी प्लेयर था ही नहीं, वो वीडियो कैसेट होती थी, आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी। और हर एक के घर एयर कंडीशन था, और उस जमाने में एयर कंडीशन बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन वहां कुछ बनता नहीं था, सब कुछ इंपोर्टेड होता था। तो और आज इराक के पास क्या है कि वहां पे एक, और 1990 में इराक में नलों में मिनरल वाटर जितना अच्छा पानी आता था, और वो पानी सिर्फ वो लोग पीते नहीं थे, उस पानी से वो नहाते थे, कपड़े धोते थे और घर में झाड़ू पोछा लगाते थे। नल में से मिनरल वाटर जितना अच्छा पानी आता था। आज इराक की क्या हालत है कि उनको बिजली नहीं है एक भी घर में, मतलब 94% घरों में 1-2 किलोमीटर चलना पड़ता है, वहां से गंदा पानी लेके आते हैं घर में, फिटकरी से साफ करते हैं जैसे हमारे पूर्वज 100 साल पहले किया करते थे, और वो पानी वो पीने के लिए मजबूर है।
शायद महीने में एक बार नहाने का पानी नसीब होता होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो समृद्धि उनके पास 1990 में थी, 1950 में वहां पे तेल मिलना शुरू हुआ, 1950 से धीरे धीरे समृद्धि बढ़ी, 1972 में तेल के दाम बढ़ गए और समृद्धि आसमान छू गई, और वहां से लेके 18 साल तक 1990 तक उनकी प्रॉस्पेरिटी रही। बाद में गिरावट आती गई और 2004 में अमेरिका ने पूरा इराक हड़प लिया। तो मैं कहूंगा 1990 की प्रॉस्पेरिटी क्यों खोखली थी? क्योंकि वो कुछ सामान बनाते नहीं थे और उसकी वजह से हथियार नहीं बनाते थे। मैं किस समृद्धि को 100% या तो 90% खोखला मानता हूं कि जो देश में समृद्धि है लेकिन वो देश हथियारों का उत्पादन नहीं कर रहा। हथियारों का उत्पादन नहीं कर रहा यानी एक ना एक दिन दुश्मन आके सब कुछ जला डालेगा, या तो सब कुछ लूट लेगा, या दोनों। जो लूटने लायक है वो लूट लेगा और जो लूटने लायक नहीं है वो सब कुछ जला डालेगा। लेकिन गुलाम बना देगा, गुलाम नहीं तो भिखारी बना देगा पूरे भारत को, पूरे देश को। और वही काम अमेरिका ने किया। देखा कि भाई रूस अब कमजोर पड़ चुका है। उस समय रूस बिखरा नहीं था, 1990 में रूस कमजोर पड़ चुका है, इराक की मदद नहीं कर सकता, तो उसने पूरा का आधा इराक उसी समय खत्म कर दिया। आधा लगभग 25% इराक उस समय लूट लिया। और 2004 में देखा कि अब सोवियत यूनियन तो पूरा बिखर चुका है, रशिया भी एकदम कमजोर पड़ चुका है, तो पूरा का पूरा इराक लूट लिया, सारे इराकियों को उसने भिखारी बना दिया। तो जो देश हथियारों का उत्पादन नहीं कर सकता, उस देश के पास कितनी भी गाड़ियां हो, कितने भी मोबाइल हो, कितने भी टेलीविजन हो, डीवीडी प्लेयर हो, एलसीडी टीवी हो, एलईडी टीवी हो, वो सब एक पॉइंट के एक दिन एक एक चीज निकम्मी साबित होती है। एक एक चीज है, या तो वो लूट ली जाती है या तो जला दी जाती है दुश्मनों के द्वारा। और इसलिए अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि हथियार जरूरी है, तो चलो हथियार इंपोर्ट कर लो। गाड़ी इंपोर्ट करते हो तो वैसे फाइटर प्लेन भी इंपोर्ट कर लो, हेलीकॉप्टर भी इंपोर्ट कर लो, बोफोर्स का गोला भी इंपोर्ट कर लो, सब कुछ इंपोर्ट कर लो। क्या जरूरत है मैन्युफैक्चर करने की? तो हम सब कुछ इंपोर्ट करेंगे तो जिस दिन युद्ध होगा उस दिन दुश्मन उसका किल स्विच एक्टिवेट कर देगा, यानी वो हथियार काम ही नहीं करेगा। जो बंदूक जैसे सिंपल वेपन्स है उसमें किल स्विच नहीं होती, पर जो कॉम्प्लेक्स वेपन होते हैं, फाइटर प्लेन है, मिसाइल है, बॉम्ब है, उसमें अमेरिका किल स्विच डालता है। अमेरिका, फ्रांस, जो भी देश बेचता है वो किल स्विच डालता है, और वो जिस दिन किल स्विच एक्टिवेट कर देगा उस दिन वो प्लेन टेक ऑफ ही नहीं करेगा, उस दिन वो मिसाइल काम ही नहीं करेगा। तो इंपोर्टेड हथियार हम लेंगे तो जिस दिन अमेरिका के साथ हमारा युद्ध होगा उस दिन वो काम नहीं आएगा। और इराक के साथ ये हुआ था, इराक ने रूस से काफी सारे मिसाइल खरीदे थे, तो अमेरिका ने रूस को धमकाया कि आप इराक की मदद नहीं करोगे, और इराक की मदद की तो हम चेचनिया को इतने सारे हथियार देंगे कि चेचनिया के आतंकवादी बड़े पैमाने पर रूस में कत्लेआम करेंगे। तो सोवियत यूनियन घबरा गया, उसने इराक को कोई मदद नहीं की, यहां तक कि स्पेयर पार्ट भेजने भी बंद कर दिए। तो स्पेयर पार्ट भेजने बंद कर दिए, उसकी वजह से इराक के बहुत सारे हथियार ऐसे के ऐसे पड़े रहे, उसका कुछ युद्ध में उपयोग ही नहीं कर पाया इराक। और तो युद्ध के समय यह भी है कि जब युद्ध शुरू होगा तो जिस दुश्मन ने हमें हथियार बेचे हैं वो उसके जो स्पेयर पार्ट है उसकी कीमत सीधी 10, 20, 50, 100 गुनी कर देगा। और उस समय जितनी भी प्रॉस्पेरिटी हमारी इकट्ठी हुई है सारी की सारी बेचने की नौबत आ जाएगी। तो फिर क्वेश्चन आता है कि चलो हम हथियारों का उत्पादन करें, तो हम इंजीनियरिंग का उत्पादन, मतलब इंजीनियरिंग का विकास सिर्फ हथियारों तक सीमित रखें। क्या जरूरत है मोबाइल बनाने की, क्या जरूरत है डीवीडी प्लेयर बनाने की, टीवी बनाने की, गाड़ियां बनाने की, सिर्फ हथियारों का उत्पादन करो, पर वो भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हथियारों के अंदर जो पार्ट्स जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, केमिकल इंजीनियरिंग के, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उसके लिए एक एक चीज बनाना या कम से कम उसका बनाने की कैपेबिलिटी होना जरूरी है। चीज बनाना जरूरी है, या तो कम से कम चीज बनाने की कैपेबिलिटी हो, जैसे अमेरिका है, वो मोबाइल फोन अधिकतर इंपोर्ट करता है, मेड इन चाइना होता है, कुछ मेड इन ताइवान होता है। आईफोन तो अधिकतर आईफोन, शायद सारे के सारे आईफोन मेड इन चाइना है, मेड इन ताइवान है। पर आईफोन मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी उसके पास है। जो चिप्स है, सेमीकंडक्टर चिप्स, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है किसी पीसी के अंदर या किसी फोन के अंदर, वो अमेरिका में मैन्युफैक्चर होता है आज भी, उसका डिजाइन भी अमेरिका में बनता है। और जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग का
नमूना वो है हथियार। वो सारे के सारे अमेरिका खुद मैन्युफैक्चर करता है। यानी यदि कॉम्प्लिकेटेड चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सिंपल चीज को इंपोर्ट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम कम है। लेकिन भारत की स्थिति क्या है कि हम सिर्फ सिंपल चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सारी की सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और हथियारों का यदि मैन्युफैक्चर हमें कंट्री के अंदर शुरू करना है तो हथियारों के जो स्पेयर पार्ट होते हैं, हथियारों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जाती है, हथियारों के अंदर जो चिप्स जाती है, वो भी हमें खुद मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। हम यदि बाहर से मंगाएंगे तो हो सकता है कि उसमें किल स्विच हो। पहले तो वो बनाने की जो स्किल होती है, बनाने की जो एक्सपीरियंस होता है, वो हमारे इंजीनियर को तभी मिलेगा जब हमारे यहाँ बड़ी सिविलियन इकोनॉमी है जो कि इस एक्सपीरियंस को क्रिएट करती है। जैसे कि हथियार बनाने के लिए एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चाहिए जिसके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो और रियल एक्सपीरियंस, तो ताकि उसको पता चले कि ये सर्किट में ये गलती हो सकती है, इस तरह का सर्किट बनाया तो ये गलती हो सकती है। अब इस तरह का एक्सपीरियंस उसे कैसे मिलेगा? इस तरह का एक्सपीरियंस उसे तब मिलेगा जब उसने ऐसे, हमारे पास लाखों की संख्या में ऐसे इंजीनियर है, मतलब हमारे पास लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होंगे, तब हमें ऐसे 10,000 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मिलेंगे जो कि हथियार बनाने के लायक, उनके स्किल हो, उतना उनका फोकस्ड माइंड हो और उनका इंटेलेक्ट हो। यानी 1 लाख हमारे सिविलियन, जब सिविलियन इकोनॉमी 1 लाख 2 लाख इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को प्रोड्यूस करेगी, उनको एक्सपीरियंस देगी, उनको काम करने का मौका देगी, तब कहीं जाके हमारे वेपन इंडस्ट्री को 10-20 हजार अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मिलेंगे। यानी सिविलियन इकोनॉमी एक फाउंडेशन क्रिएट करती है, पिरामिड का नीचे का बेस, और डिफेंस इकोनॉमी जो है वो पिरामिड का ऊपर का पार्ट है। मतलब पिरामिड का यदि बेस नहीं होगा तो पिरामिड का टॉप भी नहीं होगा। यदि हमें पिरामिड का टॉप चाहिए तो हमें पिरामिड का बेस बनाना पड़ेगा। यदि इसका मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि हमें हथियार बना सके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चाहिए तो हमें पहले पिरामिड का बेस बनाना पड़ेगा। और वो बेस क्या है कि एक बड़ी सिविलियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इकोनॉमी, सिविलियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इंडिया में क्रिएट करे। तो वो इंडिया में नहीं है। आज इंडिया में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑर्डिनरी कैलकुलेटर भी देख लो तो वो भी सारा इंपोर्ट होता है, कहीं कहीं असेंबल होता है तो उसका अंदर का पूरा पीसीबी इंपोर्ट हो रहा है। यहां तक कि आजकल जो पंखे मिल रहे हैं, वो पंखे का जो लोहे का हिस्सा है वो इंडिया में बनता होगा, लेकिन अंदर की जो मोटर है वो मेड इन चाइना है। जो रेगुलेटर है, अधिकतर पंखा, बहुत सारी कंपनियां रेगुलेटर के अंदर का जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिकल पार्ट है, वो भी मेड इन चाइना है। तो समृद्धि को मैं क्यों खोखली कह रहा हूं? क्योंकि हमारे यहां जो समृद्धि है उसके पीछे हमारी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, हमारा इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे इंजीनियरों की कोई कारीगरी नहीं है उसके पीछे। पैसा कहीं से आया और हमने चीजें इंपोर्ट की और हम उसका उपयोग करना शुरू किया। वो खोखली क्यों, वो कब फेटल या जानलेवा साबित होगी? क्योंकि हमारे पास हथियार मेड इन इंडिया नहीं है। और हम ये कहें कि चलो सिर्फ हथियार भारत में बनाते हैं लेकिन बाकी सारी चीजें इंपोर्ट होने दो, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि हथियार है वो टॉप ऑफ पिरामिड है। पिरामिड के लिए पहले बेस चाहिए और बेस के लिए हमें ये सारे इक्विपमेंट्स है वो भारत में बनाने पड़ेंगे। जैसे सेलफोन है, कैलकुलेटर है, टीवी कैमरा है, कैमकॉर्डर है, टेलीविजन है। एक बड़ी सिविलियन इलेक्ट्रॉनिक्स इकोनॉमी जब भारत में शुरू होगी तब हम हथियार बना सके ऐसे इंजीनियर पैदा कर पाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि ये प्रॉस्पेरिटी सुपरफिशियल है और सारे इकोनॉमिक्स झूठे हैं, मैं नहीं कह रहा इकोनॉमिक्स झूठे हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वहां वो क्या सच बात आपसे छिपा रहे हैं, वो कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो फिर सस्टेन कैसे हो रही है? हर साल हम गाड़ियां मंगा रहे हैं, हर साल हम टेलीविजन इंपोर्ट कर रहे हैं, हर साल इतने वॉशिंग मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर के पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कि कुछ एक एरिया में हमारी कैपेबिलिटी है। कौन से? सॉफ्टवेयर, एनिमेशन, डेटा एंट्री, फिर ये मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म में बाहर अस्पतालें बहुत महंगी है, हमारे यहाँ अस्पतालें सस्ती है, इसलिए बाहर से बड़े पैमाने पे लोग आते हैं।
तो ये इंजीनियरिंग का एक एरिया है जिसमें हमारी कैपेबिलिटी अच्छी है, सॉफ्टवेयर। दूसरा है डिज़ाइन। डिज़ाइन में हमारी कैपेबिलिटी अच्छी है। डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन से लेके फर्नीचर डिज़ाइन। आजकल बहुत सारी अमेरिका की कंपनियां फर्नीचर भी इंडिया में डिज़ाइन करती है कैड कैम से जरिए। बहुत सारी चीज़ों का डिज़ाइन इंडिया में होता है। डिज़ाइन कैपेबिलिटी हमारे यहाँ है, पर वो डिज़ाइन कैपेबिलिटी बिना इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी के हथियार बनाने के काम नहीं आएगी। डिज़ाइन कैपेबिलिटी है लेकिन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, यानी हथियार हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और हथियार हम डिज़ाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हथियार डिज़ाइन करने के लिए जो नॉलेज है वो नॉलेज अमेरिका ने हमको नहीं दिया। अमेरिका ने कौन कौन से डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में भेजे, जैसे कुछ एनिमेशन के भेजे हैं, तो हम पूरा एनिमेटेड मूवी भारत में आज बना सकते हैं। उतनी कैपेबिलिटी 3-4 साल में भारत में आ जाएगी कि हम 300 जैसे मूवी पूरे भारत में बना सके। पर तब तक में टेक्नोलॉजी और आगे निकल गई। पर वो भी छोड़ो, चलो मूवी पर हम मोबाइल फोन नहीं बना सकते, क्योंकि इसके लिए इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी भी चाहिए जो भारत में नहीं है। तो जो सॉफ्ट स्किल्स है, सॉफ्टवेयर, डेटा एंट्री, फिर डिज़ाइन स्किल्स, एनिमेशन, इस तरह की एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें इंडिया ने अच्छी खासी कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। तो उसके एक्सपोर्ट से जो पैसा आ रहा है वो एक पैसा है। दूसरा, बड़े पैमाने पे प्राकृतिक संसाधनों का एक्सपोर्ट होता है और वो कभी कभी उस पर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का लेबल लगा दिया जाता है। जैसे बेलारी में जो रेड्डी ब्रदर्स है वो बड़े पैमाने पे लोहे का एक्सपोर्ट करते थे चाइना को। अब लोहे का एक्सपोर्ट करोगे, कागज पे लिखा कि भाई मैंने लोहे का एक्सपोर्ट करोगे, तो पहले गवर्नमेंट पकड़ लेगी कि भाई इतना सारा लोहे का माइनिंग करने का हमने तुमको परमिशन नहीं दी थी, इतना माइनिंग क्यों किया। फिर दूसरा, उस पर इनकम टैक्स भरो, उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भरो। इसलिए वो क्या करते थे कि लोहे का एक्सपोर्ट करते थे, आयरन ओर का, और दिखाते थे कि उन्होंने सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट किया उनकी किसी कंपनियों की, दोस्तों की कंपनियों से, और वहां से पैसा आता था। तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया तो ना एक्सपोर्ट ड्यूटी भरनी है, ना इनकम टैक्स भरना है। तो हमारा बहुत सारा सो कॉल्ड इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है, वो हकीकत में नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट है। कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स हम बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट करते हैं? लोहा एक्सपोर्ट करते हैं, एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोगों के अनुसार बड़े पैमाने पे भारत में से थोरियम की चोरी हो रही है, आज की तारीख में भी हो रही है। अब फिर हम बड़े पैमाने पे जमीन बेच रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों को, दूसरी कंपनियों को बड़े पैमाने पे भारत सरकार और भारत के प्राइवेट लोग भी जमीन बेच रहे हैं। तो जमीन बेचते हैं, उसका पैसा आता है। चौथा कंपोनेंट है ट्रांसफर पेमेंट का। ट्रांसफर पेमेंट यानी कि भारत का लेबर जो कि सऊदी अरेबिया में काम करता है, केरल का, तमिलनाडु का, कुछ वो अरबों रुपया भिजवाता है। भारत के जो इंजीनियर अमेरिका में, ब्रिटेन में नौकरी कर रहे हैं, वो कुछ नहीं तो भारत में एक घर खरीदते हैं। जब उनके पास अमेरिका में, ब्रिटेन में पैसा आ जाता है तो ट्रांसफर पेमेंट हो गया। तो इस तरह से नेचुरल रिसोर्स का एक्सपोर्ट, नेचुरल रिसोर्सेस में और भी चीज़ें आ गई, जैसे मछलियाँ। बड़े पैमाने पे हम मछलियाँ एक्सपोर्ट करते हैं, मैंने सुना है, मतलब बहुत सारे हर तरह की मछलियाँ, वो एक तरह का नेचुरल रिसोर्स हुआ। फिर फूड प्रोडक्ट्स जैसे बासमती चावल से लेके मीट एक्सपोर्ट होता है, कानूनी, गैर कानूनी। जैसे गाय का मीट है वो बहुत बड़े पैमाने पे गैर कानूनी एक्सपोर्ट होता है, भैंस का मीट है वो कानूनी एक्सपोर्ट होता है, फिर चिकन बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होता है। तो इस तरह से, पर ये भी लो टेक्निकल आइटम है। नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स नहीं हुआ, पर वेरी क्लोज टू नेचर। इसमें कोई इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी नहीं है। भैंस को खाना खिलाया, भैंस ने मीट पैदा किया, वो मीट बेच दिया, तो कोई इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी नहीं हुई इसमें। तो नेचुरल रिसोर्स या तो क्लोज टू नेचर, इस तरह का हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। माइंस, ये लोहे की, आयरन ओर, और ये सारी चीज़ें जो मैंने की। तो ये 4 चीज़ों से, और फिर हम लोन ले रहे हैं विदेशी कंपनियों से या विदेशी सरकारों से। हमारे पर $300 बिलियन का डेट हो गया है सरकार पे। तो इस तरह से ये कंपोनेंट हुआ। दूसरी, विदेशी कंपनियां जब इन्वेस्टमेंट करती है तब बड़े पैमाने पे जमीन खरीदती है। तो मैंने जो जमीन की बात की वो ऑलरेडी उसमें आ गया। तो इस तरह से जो विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है या विदेशी कंपनियां जमीन खरीद रही है, या तो एनआरआई है वो घर खरीदते हैं या ट्रांसफर पेमेंट करते हैं, और हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट करते हैं, और एक इंजीनियरिंग गुड्स सॉफ्टवेयर उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं। वो एक तरह से हमारी जेन्युइन कैपेबिलिटी है, पर वो एक ही है।
बाकी फिर और भी है, जैसे कि विदेशी कंपनियां यहाँ आती है, मैन्युफैक्चर करती है और फिर उसके पार्ट्स बेचती है, पर वो जो पूरी डिज़ाइन है वो विदेशी कंपनी लाए हैं यहाँ पे। जैसे फोर्ड मोटर मैंने सुना है कि कुछ कुछ पार्ट्स है वो एक्सपोर्ट करती है, पर वो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा जो मशीन है जो कि पार्ट को मैन्युफैक्चर करता है वो फोर्ड का प्रोप्राइटरी है। जिस दिन वो फोर्ड भारत से ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिससे हमें डॉलर मिल रहे हैं और डॉलर की वजह से प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। दूसरा भी है कि हमारी प्रॉस्पेरिटी थोड़ी ओवर एस्टिमेटेड है। ओवर एस्टिमेटेड यानी कि मोबाइल फ़ोन हम कहते हैं कि 50 करोड़ लोगों के पास है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर वो क्यों है? क्योंकि चीन वाले ये मोबाइल 1000, 1500, 2000 में बना रहे, इसलिए है। पर बाकी कुछ स्टैटिस्टिक्स देखो तो आपको दिखेगा कि हमारा देश है वो एक चाइना से तो बहुत पीछे हैं, एशिया के करीब अधिकतर देशों से बहुत पीछे हैं, पर अफ्रीका के देशों से भी काफ़ी पीछे हैं। जैसे कि पर 1000 गाड़ियाँ कितनी हैं, पर 1000 स्कूटर कितने हैं, पर 1000 हमारा रेजिडेंशियल स्क्वायर फीट एरिया कितना है, तो उसी चीज़ों में हम काफ़ी पीछे हैं। तो इस तरह से एक तरह से हमारी प्रॉस्पेरिटी है वो ओवर एस्टिमेटेड भी है। वो ओवर एस्टिमेटेड क्यों हो गई है? क्योंकि हम अक्सर अपने आसपास के लोगों को देखते हैं। मैं एक सवाल बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ कि भाई भारत में कितने ऐसे 20 साल के लड़के होंगे कि जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है, फिर वो पास हो गए, फेल हो गए, बात की बात, पर कम से कम उन्होंने 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया है। ऐसे कितने लोग होंगे? तो मेरे पड़ोस में, मेरे दोस्तों में, मेरे रिश्तेदारों में जब ये सवाल मैं पूछता हूँ तो वो मुझे आंसर देते हैं भाई कम से कम 80-90% लोग तो ऐसे होंगे कि जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया हो, फिर भले वो पास हुए या फेल हुए। जबकि भारत का आंकड़ा ये क्या है? पूरे भारत का आंकड़ा निकाला जाए तो 20% से कम, 20-22% से कम। 80% लोग हैं वो 12th क्लास तक पहुंच ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं पाते। तो क्यों मेरे आसपास के लोग और लोग मुझे 80-85%, 90% बोलते हैं? क्योंकि वो अपने आसपास के लोग देखते हैं और उनके आसपास के लोग में अधिकतर समृद्ध लोग होते हैं, तो उनमें रेशियो होगा 95%, 100%, तो वो थोड़ा 10% कम करके बोल देते हैं 90%। जबकि उनको, उनके कितने दोस्त हैं जो कि ट्राइबल एरिया में रहते हो या तो झोपड़पट्टी में रहते हो? शायद 0। इसलिए उनको अंदाजा नहीं है कि भाई वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी कितनी कम है। तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत सस्ती हो गई। टीवी सस्ता हो गया, डीवीडी प्लेयर सस्ता हो गया, मोबाइल सस्ता हो गया, एसी सस्ता हो गया, इसलिए वो हर एक आदमी के घर पहुंच गया। लेकिन जो चीज़ें महंगी थी, और सबसे महंगी चीज़ हथियार आता है, वो तो अपने आप में एक है ही कि वहाँ पे तो हम खोखले, क्या एकदम खोखले हैं यदि हम हथियारों की दिशा में देखें तो। पर बाकी चीज़ों में थोड़ा ओवर एस्टिमेशन हो गया और इसलिए ये है। अब इसका उपाय क्या है कि हम कैसे अपनी समृद्धि को मजबूत समृद्धि बना सकते हैं? तो हथियारों का उत्पादन। पर हम हथियारों का उत्पादन कैसे करें? उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी सिविलियन इकोनॉमी चाहिए जो कि हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की बनाती हो, हर एक चीज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बनती हो, कि गाड़ी जो कि 100% इंडिया में बनती हो, ऐसा नहीं कि पार्ट्स सारे मेड आउटसाइड है। जैसे टाटा नैनो का एग्जांपल मैं देता हूं जो कि मोस्ट मेड इन इंडिया कार है बाय कॉस्ट, 70% मेड इन इंडिया बाय कॉस्ट है, पर उसके आप विकिपीडिया पे पेज देख लो तो उसके जो पार्ट्स है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, गियर बॉक्स है, ट्रांसमिशन है, उसके सिलेंडर है, वो सब इंपोर्टेड है। तो वो सारे भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो, वो क्या हो सकता है? तो वो मैंने अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है। मेरी किताब में भी मैंने चैप्टर 20 इम्प्रूविंग इंजीनियरिंग स्किल्स इन इंडिया, वो मैंने एक्सप्लेन किया है चैप्टर 26। ये बुक आपको मिलेगी rahulmehta.com/301.htm पर। और दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भारत में अदालतें सुधारना। अदालतें कैसे सुधार सकते हैं? कोई भी सोसाइटी हो, भारत हो, रशिया हो, अमेरिका हो, चीन हो, वहाँ हर एक आदमी दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करेगा। हर एक आदमी यानी 100 में से 30, 40, 50, 60 लोग ऐसे होंगे कि जो खुद आगे आए ना आए दूसरों की टांग खींचने की कोशिश करेंगे। और जो बड़ा आदमी होगा वो भी ये कोशिश करेगा कि 100-200 छोटे आदमियों की टांग खींचने की कोशिश करे। 10-20 बड़े आदमी मिलकर ये कोशिश करेंगे कि उनके जो 100-200, 300 छोटे कॉम्पिटिटर है, सबकी टांग खींच के उनको धोबी पछाड़ दो, सही तरीके से, गलत तरीके से, हर तरीके से। तो किस तरह से उनके सही तरीके चलते रहे लेकिन गलत तरीके ना फेल हो जाए।
तो किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमें खड़ी करनी पड़ेगी, उसके लिए मैंने जूरी सिस्टम प्रपोज किया है कि अदालतों में यदि जूरी सिस्टम नहीं हुआ तो बड़ी कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियों को गलत तरीके से पछाड़ देगी। सही तरीके से पछाड़े तब तक देश का नुकसान नहीं है, लेकिन वो गलत तरीके से पछाड़ने में कामयाब हो जाएगी यदि जज सिस्टम हुआ तो। उसका उपाय है जूरी सिस्टम, वो मैंने अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मैं समराइज करूंगा कि हमारी प्रॉस्पेरिटी है वो काफ़ी हद तक खोखली है। हम सिर्फ आधुनिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, आधुनिक चीज़ें हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। उसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या आ रहा है कि हमारे यहाँ हथियार मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे। उसका परिणाम क्या आएगा कि जो देश हथियार मैन्युफैक्चर नहीं करता उसकी सारी समृद्धि विदेशी देश या तो आके लूट लेता है या तो आके जला देता है। जैसे अमेरिका ने इराक को लूट लिया और इराक को जला दिया, गुलाम बना दिया, और बाद में उस देश का धर्म भी खत्म हो जाता है। जिस देश के पास असली प्रॉस्पेरिटी नहीं होती उस देश का धर्म भी नहीं टिकता। जैसे कि अमेरिका ने मारपीट के कुछ 15% इराकियों को, 20% इराकियों को क्रिश्चियन बना डाला है। भूखे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही, क्या करेंगे। अब लीबिया की बारी है, इंडिया ने लीबिया को ख़त्म कर दिया, पूरा लूटा नहीं है पर करीब करीब ख़त्म कर दिया। अब वहाँ पे भी ईसाई धर्म का प्रचार दिन ब दिन बढ़ रहा है। माली को लूट लिया, माली पे फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर हमला किया। वहाँ पे सोने की माइंस है और इस तरह से वो समृद्ध है। वहाँ पे समृद्धि नहीं है लेकिन वहाँ सोने की माइंस बहुत है। तो अभी जो सोने का रेट ऊपर गया उसकी वजह से वहाँ पे सोना इकोनॉमिकली वायबल हुआ। तो माली ने यूरोप की, चीन की, अमेरिका की कंपनियों को बोला कि भाई तुम आग पे माइनिंग करो और कितना पैसा हमको दोगे, रॉयल्टी वगैरह। तो चीन ने सबसे ज़्यादा ऑफर दिया। तो माली ने बड़े पैमाने पे चीन की कंपनियों को इनवाइट किया क्योंकि चीन की कंपनियां ज़्यादा रॉयल्टी देने को तैयार थी। तो फ्रांस ने वहाँ पे एयरफोर्स से हमला करके सारे जो चीन के एस्टेब्लिशमेंट थे वो तोड़ दिए और वहाँ पे चीन की सेना ने, फ्रांस की सेना ने अब वहाँ माली में कब्जा कर लिया। वहाँ पे नाम दिया इस्लामिक आतंकवाद। वो तो कोई ना कोई तो लेबल लगाना ही पड़ेगा। तो इस्लामिक आतंकवाद के नाम पे वहाँ पे फ्रांस अपनी सेना लेके घुस गया। हज़ारों माली के वहाँ पे लोकल्स थे, उनको मार डाला और वहाँ पे अब फ्रांस की माइनिंग कंपनियाँ सोना निकाल रही है। फिर तो हथियार नहीं है तो वो देश को विदेशी लूट लेते हैं या तबाह कर लेते हैं, या तो तब तक बचा के रखेंगे जब तक कि उनको ज़रूरत है। जैसे कि भारत को अमेरिका तब तक नहीं ख़त्म करेगा क्योंकि उसको भारत की ज़रूरत है चीन से लड़ने के लिए, लेकिन जिस दिन चीन ख़त्म हो गया उसके दूसरे दिन वो पूरा भारत को तबाह कर देगा। जैसे इराक को उसने 1990 तक नहीं लूटा क्योंकि रशिया, रूस, सोवियत यूनियन बहुत शक्तिशाली था और उसने देखा कि वो इराक पे हमला किया तो सोवियत यूनियन इराक की मदद करने आएगा तो वो इराक में लड़ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन कमज़ोर हुआ, अमेरिका ने 25% इराक लूट लिया, 50-60% ख़त्म कर दिया और 2004 में उसने 100% इराक ख़त्म कर दिया, 100% इराक लूट लिया। तो हम यदि ये ऑप्शन चाहे कि सिर्फ हम हथियारों का उत्पादन करते हैं, मोबाइल बनाने की ज़रूरत नहीं, वो सब इंपोर्ट करो, सिर्फ हथियारों का उत्पादन करो, वो भी संभव नहीं है। हथियारों का उत्पादन करने के लिए हमें 10,000 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चाहिए, पर इतने कुशल इंजीनियर चाहिए कि हमारे कंट्री में 10 लाख इंजीनियर हो तब उनमें से 1% हथियार बनाने के जितनी कैपेबल होगा। तो 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हमारा कंट्री कब सपोर्ट करता है, जब बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ मोबाइल का, टीवी का, डीवीडी प्लेयर का मैन्युफैक्चर हो रहा है। और वो कैसे संभव है, मैंने बहुत सारे कानून यहाँ पे डिस्क्राइब किए जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ज्यूरी सिस्टम, फिर आता है राइट टू रिकॉल और टीसीपी। धन्यवाद।